Question number 1. A heavy stone is thrown from a cliff of height h in a given direction. देखो, एक स्टोन है और उसको h हाइट से हमने क्या किया, प्रोजेक्ट किया. ओके, मैं ये सिचुएशन यहां पे दिखाता हूं. सपोज दिस इज अ ग्राउंड और स्टोन को यहां से हमने प्रोजेक्ट किया. किसी भी जनरल डायरेक्शन में हम लोग अज्यूम कर सकते हैं. लेट अस से दिस इनिशियल वेलोसिटी इज u और ये जो हाइट है दिस इज इक्वल टू h. ओके, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द स्पीड विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड. तो ये कितने स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा. तो ये ऑलरेडी हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं पिछले कुछ प्रॉब्लम्स में कि ये ग्राउंड को हिट करेगा विथ सम वेलोसिटी v. कैसे निकालेंगे हम लोग, बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. यहाँ पे रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जीरो मान लेंगे. ग्राउंड को वी विल अज्यूम कि रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो. वी विल कंसीडर स्टोन प्लस अर्थ एज अ सिस्टम. स्टोन पे एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा, ग्रेविटेशनल. वो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा एंड मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व्ड. ओके, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि स्पीड विथ विच इट विल हिट द ग्राउंड वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, और ये चार ऑप्शन दे रखे. ओके, तो यहां से यदि मैं कंसीडर करूं स्टोन प्लस अर्थ एज अ सिस्टम, स्टोन प्लस अर्थ एज अ सिस्टम, तो आप पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना. मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन एक बार फिर से बता रहा हूं. एक ही फोर्स है, कौन सा, ग्रेविटी, जो कि वर्क कर रहा है. ग्रेविटी विल बिकम इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स जिसकी वजह से मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा. ओके, तो मैं क्या लिखूंगा, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल. तो डायरेक्टली मैं ये लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस potential energy final. What is initial kinetic energy? Half mu square. What is initial potential energy? mgh, क्योंकि h height ऊपर है. फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो. अब इस इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है. मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख देता हूं, v आ जाएगा u स्क्वायर प्लस 2g h के इक्वल. ओके, अब हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं कि कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहे हैं. सो फाइनल स्पीड विल डिपेंड ऑन, मस्ट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन. बिल्कुल, u पे डिपेंड कर रहा है. जो v है वो किस पे डिपेंड करेगा, u पे. तो बिल्कुल सही. मस्ट बी लार्जर देन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन. यस, यदि थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो अपने को दिख जाएगा कि यदि h जीरो है, इफ h इज इक्वल टू जीरो, तब v u के इक्वल होगा. h की वैल्यू यदि कुछ भी हो जाए, ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे h पॉजिटिव है. ओके, h हाइट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो क्योंकि ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है, मतलब ये पूरा का पूरा क्वांटिटी u स्क्वायर से ज्यादा है, तो ये जब आप रूट लोगे तो ये u से ज्यादा ही आएगा. ओके, तो v इज ग्रेटर देन u, तो मस्ट बी लार्जर देन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन. मतलब ग्राउंड पे जब ये हिट करेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन से ज्यादा आएगी. करेक्ट. मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन. गलत. स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन पे ये बिल्कुल डिपेंड कर रहा है. मे बी स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन. गलत. आप क्या कर रहे हो, क्लिफ से फेंक रहे हो. क्लिफ मतलब एक पर्टिकुलर हाइट से फेंक रहे हो, तो जब ये नीचे आएगा ना तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि जब ये नीचे आएगा तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज. ओके, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो ये जो स्पीड होगा, फाइनल स्पीड विल बी मोर देन इनिशियल स्पीड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. द टोटल वर्क डन ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी. अब हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट कब ट्रू है. तो पहला ऑप्शन दिया है ऑलवेज. ऑप्शन बी है ओनली इफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर कंजर्वेटिव, ओनली इफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स, ओनली इफ इलास्टिक फोर्स एक्ट्स. तो देखो, सिंपल सा ये वर्क एनर्जी थ्योरम है.
वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो ये थियरी बेस्ड है, दिस इज वर्क एनर्जी थियरम। वर्क एनर्जी थियरम। बेसिकली आप देखो तो ये जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखा है ना, यहां से लेके यहां तक, ये वर्क एनर्जी थियरम का ही स्टेटमेंट है। तो इसमें आप कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन लिखना ठीक नहीं है, फिर भी आप चाहो तो लिख लो कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, थर्ड, a particle is acted upon by a force of constant magnitude which is always perpendicular to the velocity of particle. The motion of the particle takes place in a plane. देखो, आप सिचुएशन समझो, जो पार्टिकल का मोशन हो रहा है वो एक प्लेन में हो रहा है। ओके, द मोशन ऑफ पार्टिकल टेक्स प्लेस इन अ प्लेन। और दूसरा क्या है, जो फोर्स लग रहा है वो मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है, लेकिन हमेशा वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है। तो ये देखते ही हमें सर्कुलर मोशन को रिकॉल करना चाहिए। ओके, क्योंकि हमने सर्कुलर मोशन में क्या देखा है, सर्कुलर मोशन में बिल्कुल ऐसा सिचुएशन होता है। देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सर्कुलर मोशन को एक बार रिकॉल करेंगे। सर्कुलर मोशन में, और वो भी सर्कुलर मोशन में भी सबसे स्पेशल केस, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने देखा था कि मोशन क्या होता है, मोशन अकर्स इन अ प्लेन एंड फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। तो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मोशन अकर्स इन प्लेन, जो क्वेश्चन में दिया ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, मोशन अकर्स इन प्लेन। दूसरा कंडीशन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज कांस्टेंट, और तीसरा क्या है यहाँ पे कि फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ये तीनों कंडीशन जो क्वेश्चन में दिया सब सेटिस्फाई हो रहा है। फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। देखो यहां से क्या होता है, एक फोर्स लगता है इस पार्टिकल पे ऐसा सेंटर की तरफ, यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, और ये है वेलोसिटी वेक्टर। फिर पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो ये हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर, और फोर्स लगेगा किधर, सेंटर की तरफ। कितना होगा ये, mv²/r के इक्वल होगा फोर्स। ओके, तो इट फॉलोज दैट, यहां से हम ये तो समझ गए कि सर्कुलर मोशन होगा, मतलब जो गिवन प्रॉब्लम में ये सिचुएशन डिस्क्राइब किया गया है, तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि मोशन इज सर्कुलर। करेक्ट। अब यदि मोशन सर्कुलर है तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, नहीं, वेलोसिटी लगातार अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो आप पूरा रीजन लिखोगे, क्या लिखना है अपने को, कि स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन अपना लगातार चेंज हो रहा है। अच्छा, आप ऐसे ही बता सकते हो क्यों स्पीड कांस्टेंट है। आप ऐसे लिखोगे कि पावर डेवलप्ड बाय द गिवन फोर्स इज ऑलवेज जीरो, या फिर ये फोर्स जो है ये कभी कोई वर्क नहीं करेगा, और यदि ये वर्क नहीं करेगा तो कभी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट, लेकिन वेलोसिटी बदलेगी। स्पीड इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी चेंजेस। अब आप इसका रीजन लिख लेना, क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है इसलिए वेलोसिटी इज वेरिएबल। सेकंड, इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, बिल्कुल गलत, एक्सेलरेशन भी लगातार अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ये मत बोलना, सर्कुलर मोशन में ऑलरेडी ये सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, हमेशा एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है लेकिन डायरेक्शन वाइज वो बदल रहा है।
आप ऐसा देखो, ये सर्कुलर मोशन है, तो पार्टिकल यदि यहाँ पे है तो इसका एक्सेलरेशन ऐसा होगा, पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो इसका एक्सेलरेशन यहाँ है, देखो डायरेक्शन बदल गया। ओके, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा लेकिन एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा। द काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, यस बिल्कुल सही, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, बिल्कुल सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर टू ऑब्जर्वर्स moving with respect to each other at a speed v along a straight line। दो ऑब्जर्वर हैं और उनकी रिलेटिव स्पीड दे रखी है कितनी, v के इक्वल। ओके, और ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। दे ऑब्जर्व अ ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग अ डिस्टेंस l ऑन अ रफ सरफेस। दोनों ऑब्जर्वर ने क्या ऑब्जर्व किया, दे मतलब दोनों। ओके, ऑब्जर्व अ ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग अ डिस्टेंस l ऑन अ रफ सरफेस। ए ने भी क्या ऑब्जर्व किया, दो ऑब्जर्वर है मान लो, एक ए है और दूसरा क्या है, बी है। ए ने ऑब्जर्व किया कि इसने कितना डिस्टेंस चला एल, और बी ने भी ऑब्जर्व किया कि इसने कितना डिस्टेंस चला एल। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल बी सेम एज ऑब्जर्व बाय द टू ऑब्जर्वर्स। दोनों ऑब्जर्वर के लिए या दोनों के फ्रेम में कौन कौन सी चीजें सेम रहेगी। ओके, देखो कॉन्सेप्चुअली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, तो बहुत ध्यान से सुनना। एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो हम ऑब्जर्वर लिख लेते हैं। लेट अस से कि दिस इज ऑब्जर्वर ए एंड दिस इज ऑब्जर्वर बी। कुछ ए की वेलोसिटी हो सकती है और कुछ बी की वेलोसिटी हो सकती है। अच्छा, ऐसा भी केस हो सकता है कि ये वी ए नेगेटिव हो जाए या वी बी नेगेटिव हो जाए, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यहां पे अगर जो मैं इसको वेक्टर के टर्म्स में लिख दूं तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिया है, वी ए माइनस वी बी ओके। इसको आप मैग्नीट्यूड वाइज भी ऐसे चाहो तो लिख लो, सिंप्लिसिटी के लिए, समझाने के लिए, नहीं तो बहुत सारे केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। तो आप मान लो कि दोनों का डायरेक्शन पॉजिटिव ही है, इससे बहुत ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप लिख सकते हो कि वी ए माइनस वी बी, यही हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और ये वी के इक्वल है। दिस इज रिलेटिव स्पीड, करेक्ट। कोई बच्चा चाहे तो एक और भी केस ले सकता है कि अच्छा इन एक की स्पीड आगे है दूसरे की स्पीड पीछे है। ओके, अब ध्यान से देखना। एक पार्ट क्या बोला कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट टाइम टी, मतलब दोनों को क्या काइनेटिक एनर्जी सेम नजर आएगा। ध्यान से देखो, दोनों की स्पीड सेम नहीं है। एक की स्पीड वी ए है तो दूसरे की स्पीड क्या है, वी बी है। यदि मान लो ब्लॉक की स्पीड है कुछ, आप अलग अलग केसेस लेके सोच सकते हो। हाँ, एक आध केस आप ऐसे निकाल सकते हो जहां पे दोनों के लिए काइनेटिक एनर्जी सेम आ जाए, लेकिन हमें जनरल केस के लिए बताना है आंसर। ओके, तो इस चीज को याद रखना। कुछ बच्चे ऐसा कर सकते हैं कि एक ऐसा स्पेशल केस वो लोग सेलेक्ट कर लेंगे जिसके लिए दोनों फ्रेम से या दोनों ऑब्जर्वर के लिए काइनेटिक एनर्जी सेम आ जाए। ऐसा केस सोचा जा सकता है, लेकिन हमें वो एक स्पेशल केस पे ध्यान नहीं देना है, हमेशा वैलिडिटी होनी चाहिए, तभी हम करेक्ट अज्यूम करेंगे। तो लेट अस से कि दिस इज वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। ओके, अब क्योंकि ए अपने अलग स्पीड पे चल रहा है और बी जो है वो अपने अलग स्पीड पे चल रहा है। ओके, तो जरूरी नहीं है कि दोनों के लिए जो स्पीड ऑफ ब्लॉक है वो सेम ही आए। स्पेशल केसेस में आ सकता है, जैसे मैं चाहूँ तो मार्क भी कर सकता हूँ या फिर आप खुद से भी सोच सकते हो, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्पेशल केस के पीछे नहीं जाना है, हमेशा वो ट्रू होना चाहिए, तभी हम आंसर सही मार्क करेंगे। ओके, तो मैं लिख सकता हूँ कि सिंस वेलोसिटी ऑफ
A and B are different, this implies speed of block with respect to A and B may be different. याद रखना मैं ये लिख रहा हूं may, मतलब बहुत सारे केसेस में डिफरेंट होगा, लेकिन एक केस ऐसा भी आएगा जहां पे इक्वल हो जाए. ओके, तो स्पीड ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी में बी डिफरेंट. दिस इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी में बी डिफरेंट. ओके, जैसे मैं एक स्पेशल केस आपको लेके दिखाऊं, इसको लिखना नहीं है, नहीं तो ये क्या करेगा ना, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इससे और कंफ्यूजन हो सकता है. जैसे मान लो एक बच्चे ने सोचा कि ये रेस्ट पे है और ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और ब्लॉक की जो स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकेंड. एक ऐसा ही स्पेशल केस ले लो, या सब में आप कुछ 3 ऐड कर लो. जैसे इसकी स्पीड 3 मान लो, इसकी स्पीड 8 अज्यूम कर लो और इसकी स्पीड 13 अज्यूम कर लो. ऐसा भी कर सकते हो. तो जब आप देखोगे ना, तो ए के रिस्पेक्ट में बी की स्पीड क्या है, 5. बी के रिस्पेक्ट में ए की स्पीड क्या है, पीछे की तरफ 5. तो ये एक स्पेशल केस हो गया जहां पे दोनों ऑब्जर्वर सेम स्पीड बताएंगे. दोनों वेलोसिटी अलग अलग बता सकते हैं, लेकिन दोनों बोलेंगे कि सेम स्पीड है. तो याद रखना ये एक स्पेशल केस है जो हमेशा ट्रू नहीं होगा. तो सिर्फ इस केस के दम पे हम ये नहीं बोल देंगे कि हाँ ये तो सही है. ओके, तो जनरली ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, एक स्पेशल केस के लिए ट्रू होगा. तो इसीलिए हम इसको कहेंगे कि ये गलत है, क्योंकि ये हमेशा ट्रू नहीं है. बी इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये. अच्छा, इसके अंदर एक एम्बिग्युइटी है. ओके, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम में ये नहीं मेंशन किया कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन किस पे. ओके, जो फ्रिक्शन फोर्स है, अगर जो आप ढंग से थियरी पढ़ोगे तो टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम. लेकिन ऑथर ने इतना सोच के नहीं दिया होगा, इसके ऊपर थियरी है, इरोडोव में ये थियरी लिखी हुई है, तो आप वो भी पढ़ सकते हो. अगर जो क्वेश्चन में ये दिया गया है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन या फिर टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन, यदि किसी का इंटरप्रिटेशन ये है, तो ये तो हमेशा ही सेम आएगा. ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी पार्ट. टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव. टोटल वर्क डन की बात कर रहा हूं. कभी ऐसा हो सकता है कि किसी एक के लिए पॉजिटिव आ जाए. अच्छा, जीरो भी हो सकता है अगर जो आप स्टैटिक के केस में लेके चलो तो. ओके, तो टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम. अच्छा, ये मैं टोटल वर्क का मतलब क्या है कि देखो, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ना, मैं शॉर्ट में अगर जो आपको बता दूं, ठीक है, खैर यहाँ पे इसका कोई मतलब है नहीं. फ्रिक्शन फोर्स जो है ना वो इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है. और फ्रिक्शन फोर्स इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव है तो हमेशा वो पेयर में आएगा. मतलब एक जगह वो पॉजिटिव वर्क कर सकता है, दूसरे पे नेगेटिव. करेक्ट, हो सकता है दोनों पे ही नेगेटिव वर्क कर जाए, या एक पे जीरो दूसरे पे नेगेटिव. तो जब टोटल वर्क डन निकालते हैं, याद रखना फ्रिक्शन पेयर में है तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा. हो सकता है एक पे पॉजिटिव आ जाए, लेकिन टोटल हमेशा नेगेटिव ही आता है. करेक्ट. लेकिन प्रॉब्लम में टोटल वर्क डन नहीं बोला है. ठीक है, कोई बच्चा ऐसा भी इंटरप्रिटेशन कर सकता है. कोई बच्चा का इंटरप्रिटेशन होगा कि सर ये तो टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछा है. तो ऑथर ने ये सोच के क्वेश्चन नहीं बनाया. ऑथर ने ये जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिखा है ना, वो है ऑन द ब्लॉक. जो पूरा वो लिख नहीं पाए या मिस कर दिया होगा, जबकि बी पार्ट में ऑथर ये देना चाहते थे.
तो हमें कैसा इंटरप्रिटेशन होना चाहिए प्रॉब्लम का? तो ऑप्शन बी को हमें ऐसे रीड करना है. ऑप्शन बी इज बेसिकली वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक. वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक. इसे हमें इस तरीके से पढ़ना है इस क्वेश्चन को. ओके, टोटल वर्क डन ऑथर ने नहीं पूछा है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक. अब देखो यहां पे आपको क्या लग सकता है कि सर डिस्टेंस तो दोनों ने सेम देखा और फ्रिक्शन फोर्स भी सेम लग रहा है. ओके, तो क्या वर्क डन सेम नहीं होना चाहिए? तो जवाब है नहीं. देखो हो क्या सकता है, जैसे एक एग्जांपल लेके देखो आप. यदि मान लो कि ए की जो स्पीड है, मैं इसे ड्रॉ कर देता हूं. सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी. ए रेस्ट पे है और बी की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड. एकदम सिंपल केस ले रहा हूं, आप चाहो तो हर जगह पे कुछ कांस्टेंट ऐड कर दो, सेम ही आएगा. दिस इज अ ब्लॉक और मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए कि इसकी भी स्पीड कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकेंड. फ्रिक्शन के अलावा और भी फोर्सेस लग रहे हैं जो कि इसकी स्पीड कांस्टेंट मेंटेन करके रखें. तो यदि ए के फ्रेम से देखोगे विथ रिस्पेक्ट टू ए, जो ब्लॉक है वो आगे की तरफ जाएगा. विथ रिस्पेक्ट टू ए ब्लॉक की स्पीड है आगे की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड. ओके, फ्रिक्शन का तो डायरेक्शन फिक्स्ड होगा. मान लो फ्रिक्शन इस पे ऐसा लग रहा है. करेक्ट. विथ रिस्पेक्ट टू बी देखा जाए तो आप खुद देखो, विथ रिस्पेक्ट टू बी इतना सिंपल रिलेटिव वेलोसिटी तो आना चाहिए. अगर जो बी के रिलेटिव देखा जाए तो ये जो ब्लॉक है ये पीछे जा रहा होगा, पीछे की तरफ स्पीड होगी इसकी 5 मीटर पर सेकेंड. ओके, 5 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव. तो विथ रिस्पेक्ट टू बी हमें इसका मोशन कैसा देखने को मिलेगा? पीछे की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड और फ्रिक्शन भी लग रहा है इधर. करेक्ट. ये खुद से सोच पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों के लिए, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के हम समझ सकते हैं. तो देखो ए के रिस्पेक्ट में देखा तो ये आगे गया कितना, एल. और बी के रिस्पेक्ट में देखा तो ये पीछे आया कितना, एल. दोनों टाइम इसने डिस्टेंस सेम चला. करेक्ट. लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो एक केस में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है और एक केस में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है. करेक्ट. तो एक बार वर्क डन क्या आ जाएगा, इस केस में वर्क डन आ जाएगा माइनस एफ इंटू एल और इस केस में वर्क डन कितना आ जाएगा, एफ इंटू एल. वर्क डन बाई फ्रिक्शन. यहां पे वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, माइनस एफ इंटू एल और यहां पे वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, एफ इंटू एल के इक्वल. तो ये दोनों इक्वल नहीं है. मेरी बात समझ में आ गई? वर्क डन बाई फ्रिक्शन इक्वल नहीं है. तो याद रखना, मैं लास्ट बार रिपीट कर देता हूं. डिस्टेंस सेम चला, दोनों के लिए फोर्स सेम लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन सेम है, लेकिन दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है. एक के लिए हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फ्रिक्शन हो और एक के लिए अपोजिट टू द फ्रिक्शन. तो एक पॉजिटिव वर्क करेगा और दूसरा नेगेटिव वर्क करेगा, इसीलिए बी गलत हो गया. ओके. सी टोटल वर्क डन ऑन द ब्लॉक. तो जैसे फ्रिक्शन का वर्क डन अलग अलग हो गया, वैसे ही टोटल वर्क डन भी डिफरेंट हो सकता है. क्यों? क्योंकि एक के लिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, दूसरे केस में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, तो टोटल वर्क डन भी डिफरेंट आ सकते हैं. ओके. नेक्स्ट डी पार्ट. अब देखो तीन ऑप्शन तो गलत हो गए, तो डी पार्ट ही सही होगा. ओके, फिर भी आप देख लो कैसे सही होगा डी पार्ट. देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हैं. द टू ऑब्जर्वर्स आर मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर एट अ स्पीड v. मतलब ये इनका रिलेटिव स्पीड कांस्टेंट है और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं तो इनका जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा वो भी जीरो होना चाहिए, या फिर दोनों का एक्सेलरेशन हम लोग सेम बोल सकते हैं. ऑप्शन डी. अब डायरेक्टली ऑप्शन डी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. जिस तरीके से
बी गलत है, वैसे ही सी गलत है। अब आ जाते हैं डी पे। तो देखो, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हैं और इनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो कांस्टेंट है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी भी कांस्टेंट है? ओके, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी इज 0, सॉरी, कांस्टेंट, कांस्टेंट है। रिलेटिव वेलोसिटी इज कांस्टेंट, क्योंकि रिलेटिव स्पीड कांस्टेंट है और वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी भी कांस्टेंट आ जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लोगे तो ये वी आई कैप आ जाएगा कुछ। ओके, तो क्या मैं लिख सकता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो व्हाट इज रिलेटिव एक्सेलरेशन? रिलेटिव एक्सेलरेशन इज 0, करेक्ट? ये आ गया, रिलेटिव एक्सेलरेशन इज 0। दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी इज सेम। एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी इज सेम। अच्छा, ये सेम कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है। ओके, अब क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, ओके, तो जब आप ब्लॉक को देखोगे, कहीं से भी देखो, या तो ए से देखो या तो बी से देखो, तो सेम ही नजर आएगा। ओके, देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक with respect to A or B is same to A and B is same, क्योंकि दोनों ब्लॉक का वेलोसिटी क्या है, सेम। आप चाहो तो इक्वेशन लिख के भी ये समझा सकते हो कि कैसे आएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। ओके, और जो जो मैंने एक्सप्लेनेशन बताया उसको भी लिख लेना है, वैसे स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट, यू लिफ्ट अ सूटकेस फ्रॉम द फ्लोर एंड कीप इट ऑन अ टेबल। देखो, सूटकेस को हमने क्या किया, फ्लोर से उठाया और टेबल पे रख दिया। The work done by you on the suitcase does not depend on, बोल रहा है कि जो हमने वर्क डन किया सूटकेस पे, ये किस किस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। तो पहला ऑप्शन है पाथ टेकन बाय द सूटकेस, बी क्या है, टाइम टेकन बाय यू इन डूइंग सो, द वेट ऑफ द सूटकेस, और डी क्या है, योर वेट। चलो ध्यान से देखो, सूटकेस मतलब आप इसको एक ब्लॉक भी मान सकते हो। तो सपोज पहले एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ड्रॉ कर देता हूं मैं, एक मैं यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज अ टेबल। ओके, सूटकेस को ऐसे एक ब्लॉक की तरह दिखा देता हूं जिसका मास है m, दिस इज द इनिशियल पोजीशन। फाइनली जो सूटकेस है वो यहाँ आ गया। ओके, मतलब सूटकेस फाइनली यहाँ से चल के यहाँ आ गया। कुछ हाइट वगैरह नहीं दे रखी है, चलो हम लोग हाइट h अज्यूम कर लेंगे। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? यस, ऑल द फोर्सेस में कौन कौन आएगा, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा इसमें, और दूसरा क्या लग रहा होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। करेक्ट है इक्वेशन ये। वर्क डन बाय ग्रेविटी हमें पता है माइनस mgh, बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं ऐसे हमने। mg नीचे लगेगा और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट से मतलब नहीं है। वर्क डन बाय ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, वर्टिकल। ऊपर गया तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव होता है, नीचे अगर जो आता तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होता। प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट भी कुछ काम करेगा। फाइनली जो सूटकेस है उसको हमने टेबल पे रख दिया, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो गई, 0। यहाँ पे रेस्ट पे था तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोथ आर 0। सो व्हाट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट?
दिस इज इक्वल टू mgh। ओके, इसका मतलब एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क किया, mgh के इक्वल। ओके, तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं। एक्सटर्नल एजेंट मतलब जो हमने वर्क किया वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो आपने देखा पाथ के इंडिपेंडेंट है। आप कैसे भी लाओ इसको, आप ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, घुमा के ऐसे लेके आओ, ऐसे लेके आओ, कैसे भी लेके आ जाओ, वर्क डन किसी भी पाथ से सेम आएगा। ऐसे लेके ऐसे आ जाओ, ऐसे लेके ऐसे आ जाओ, हर पाथ से वर्क डन सेम आएगा। करेक्ट। अच्छा, आपके मन में ये आ सकता है कि सर कोई पर्सन मान लो यहां से यहां लेके आके रख दिया, और दूसरा पर्सन क्या किया, पहले ऐसे घुमाया सूटकेस को, पहले ऐसे घुमाया, फिर ऐसे घुमाते 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 ऐसे घुमाते 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 ऐसे लेके आया, तो दूसरे केस में तो ज्यादा एफर्ट लग जाएगा। तो देखो, एफर्ट लगना अलग बात है, ठीक है। एफर्ट तो उसमें भी लग जाएगा, अगर जो मैं बोलूं कि आप सूटकेस पकड़ के 1 घंटे बस खड़े रहो, तो एफर्ट तो वो भी है, लेकिन वो वर्क डन नहीं है ना। फिजिक्स में वर्क डन का मतलब अलग होता है, तो उसको हमने कितना एफर्ट लगाया उससे कंपेयर मत करना। ओके, जैसे मैं आपको सूटकेस दे दूं और कहूं कि सूटकेस को पकड़ के 1 आवर तक आपको खड़े रहना है, तो वर्क डन 0 करोगे, लेकिन एफर्ट तो उसमें भी लग रहा है ना। ओके, तो ऐसा नहीं सोचना है कि सर अगर जो मैं बहुत दूर ले जाऊं सूटकेस, ऐसे में तो मैंने बहुत ज्यादा वर्क डन कर दिया, तो ये गलत है। ओके, हमें इस वर्क एनर्जी थ्योरम पे रिलाई करना है, और वर्क एनर्जी थ्योरम फाइनली क्या बोल रहा है कि हमने टोटल वर्क कितना किया, टोटल वर्क हमने mgh ही किया। ओके, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। बी ऑप्शन, टाइम टेकन बाय यू इन डूइंग सो, देखो वर्क डन जो है वो mgh है, इसमें टाइम का कोई फैक्टर आया ही नहीं, मतलब इस पे भी डिपेंड नहीं करेगा। क्या वेट ऑफ द सूटकेस पे डिपेंड करेगा, यस। मास पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करा मतलब वेट पे डिपेंड करा, तो बिल्कुल इस पे डिपेंड करेगा, तो ये गलत हो गया। योर वेट, क्या हमारा वेट यहाँ पे कहीं आया इस प्रॉब्लम में, यहाँ पे ये जो mg है ये किसका वेट है, mg, mg इज वेट ऑफ द ब्लॉक। एक्सटर्नल एजेंट का क्या वेट है, उस पर ये डिपेंड नहीं करेगी। तो ए बी एंड डी ऑप्शन आर करेक्ट। ओके।